अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, जो दिन गुजर रहे हैं, अदम एतमाद का मामला करीब आ रहा है। सियासी दर्जा हरारत इस्लामाबाद में बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। जोड़ तोड़ की सियासत अपने अरूज पर है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि अदम एतमाद नाकाम होगी। खान साहब ये कह रहे हैं कि एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा, जिनमें वो शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान का जिक्र करते हैं। जबकि आज इन्होंने कुछ इशारतन बात भी की न्यूट्रल होने के हवाले से। उसे तशबीह दी कि कोई जानवर न्यूट्रल होता है, कोई इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। ये किसकी तरफ खान साहब का इशारा था, वो किसे सुनाना चाह रहे थे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, खान साहब को आज नोटिस हो गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो आज उन्होंने लोअर दीर में जलसा किया है। ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, जिस पर उन्हें 14 मार्च को तलब कर लिया गया है। वो खुद हाजिर हों या अपने वकील के थ्रू अपना जवाब जमा कराएं इलेक्शन कमीशन में, तो उनकी तलबी का नोटिस उन्हें जारी हो गया है। वज़रा हैं दीगर, उनको भी तलबी का नोटिस हुआ जो इस जलसे में उनके साथ शरीक हुए थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, काफ लीग का मामला जो है वो अब बड़ा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। काफ लीग ने एक बड़ी क्लियर डेडलाइन दे दी है गवर्नमेंट को 48 घंटों की, कि 48 घंटों में फैसला करें वजारत आला पंजाब की के हवाले से। अगर नहीं करते तो फिर हम दूसरी तरफ रास्ता खुला है अपोजिशन का, वहाँ जा सकते हैं। चूँकि आज वज़रा गए थे तो उस पर काफ लीग की तरफ से तबसरा यह आया कि बी टीम भिजवा दी गई। खान साहब को खुद जो है अंडर 16 टीम भिजवा दी गई। खान साहब को खुद इस पर कोई बात करनी चाहिए, अगर नहीं करते तो फिर वो अपोजिशन की जानिब जा सकते हैं। अब नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि आज खबरें सामने ये आ रही है कि अलीम खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा हैं, वो भी वज़ारत आला के कैंडिडेट है पंजाब के अंदर। वो मिले हैं लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। ज़रा ये कह रहे, खबरें ये चल रही हैं मीडिया में कि 3 घंटे से ज़ायद की मुलाकात हुई है, जिसमें रिपोर्टेडली अलीम खान साहब ने नून लीग में शमूलियत की जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं शामिल हो जाऊँगा, जो हमारे बंदे उन्हें भी आप टिकट दें नून लीग के। इस तरह की खबरें चल रही हैं। ये अभी तक कंफर्म ये नहीं हो सकी है कि उनकी मुलाकात हुई है नहीं, ताहम उनके करीबी ज़रा ये कह रहे कि वो वहाँ पे अपनी निजी मसरूफियत की वजह से गए हैं, कोई सियासी मसरूफियत उनकी वहाँ पे नहीं है। एक और यहाँ पे चीज़ ये भी हम देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो हो रही है। खान साहब ने यह फैसला किया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर जब वोटिंग हो रही होगी उससे एक दिन पहले वो इस्लामाबाद में शो ऑफ पावर करेंगे। तो अपोजिशन की अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मिले, मौलाना फजल रहमान साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। और उसमें यह डिस्कस हुआ कि खान साहब अगर शो ऑफ पावर करेंगे तो हमें भी शो ऑफ पावर इस्लामाबाद में करना चाहिए खान साहब के मुकाबले में। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और वार्निंग भी दी है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर ये लड़ाई पार्लियामेंट के बजाय गली कूचों में लड़ी जाएगी। फिर कोई ये ना कहे कि जमहूरियत को खतरा लाक हो गया है, सिस्टम को खतरा लाक हो गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं अगले 1-2 रोज़ बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो अदम एतमाद की तहरीक के लिए वो सोमवार या मंगल को बुलाए जाने की तजवीज़ है, और इम्कान यह है कि जुमेरात या जुम्मे के रोज़ जो है अदम एतमाद पर वोटिंग भी हो जाएगी। किस तरफ जा रहे हैं हालात, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कमर जमान खैरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सेनेटर कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन ज़रा आपको सुना देते हैं, अपने मेहमानों को भी सुना देते हैं। खान साहब ने आज जो लोअर दीर में जलसा किया है उसमें उन्होंने इशारों कदायों में काफ़ी कुछ बातें कर दी, और आर्मी चीफ का उन्होंने आज पब्लिकली जाके कोर्ट भी कर दिया कि वो कह रहे हैं मौलाना को डीजल ना कहो, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहो। ज़रा सुन लें खान साहब ने आज क्या बातें की हैं लोअर दीर के जलसे में। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये जो 2-3 रोज से इमरान खान साहब अपोजिशन के रहनुमाओं के नाम बिगाड़ने का सिलसिला तो जारी है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, जो अदम एतमाद उनके खिलाफ आई है। लेकिन ये जो न्यूट्रलिटी के बारे में खान साहब ने पैगाम दिया है कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, अच्छे के साथ खड़ा होना चाहिए, ये किसे पैगाम दे रहे हैं खान साहब?
पहली तो बात समझ साहब ये जरा क्लियर करूं कि ये फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है आपको खान साहब में नहीं बल्कि ऑपोजिशन में नजर आ रही है। अगर आप बिलावल जरदारी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं तो जिस तरीके से जिस अदाओं में वो गुफ्तगू में कर रहे थे और जिस तरह वो दांत पसीज पसीज के गुफ्तगू कर रहे थे और जिस किस्म की घरेलू अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे वो घबराहट का शिकार है। यह रात को मौलाना फजलुर रहमान जब उनके सारे अंसार इस्लाम के सारे वो जो एक उनकी जो फोर्स है जो बगैर किसी चेकिंग के तफ्तीश के पार्लियामेंट लॉजेस में जहां लोगों की फैमिलीज रहती हैं वहां पे अंदर घुस के और जब उनको निकालने के लिए पुलिस आई तो जिस तरीके से उन्होंने कॉल दी अपने तमाम लोगों के पूरे पाकिस्तान में सड़कें बंद कर दें और हमने सड़कें बंद होती देख ली तो औरंगाबाद साहब जो घबराहट की आप बात कर रहे हैं, एक तो अपोजिशन जिन्होंने अदम एतमाद लाई है, जिन्होंने बंदे पूरे करने 172 वो तो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, कोई जलसा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा इत्तेहादी वो जाके अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ जलसे खान साहब कर रहे हैं, आज उन्होंने लोअर डीर में जलसा किया है, वो इतवार को हाफिजाबाद में जलसा करने जा रहे हैं। जी जो जलसे हैं सब याद रखिएगा जलसा ये शो ऑफ पावर जो होती है ना ये किसी भी पॉलिटिकल पावर की आसास होती है। पीपल्स पार्टी जब सिंध से ये अपना मार्च लेके आई थी और 2,500-3 हजार बंदे उन्होंने डी चौक पे इकट्ठे कर लिए थे तो ये उनका पॉलिटिकल हक है, सियासी जमात है। अगर आप मेलसी से देख के और कराची से मूव करते कल दीर के जलसे को देख ले तो जिस तरीके का जमे गफीर हमारे जलसों में आ रहा है कम से कम ये सोच तो चेंज हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उसी ताकत में खड़ी है 2018 में थे और लोगों में हमारा जो पॉपुलर स्टेटस है वो अपनी जगह बहाल है। Having said that, आपने बार बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर किसकी तरफ देखें न्यूट्रलिटी की जो पॉपुलैरिटी का पता नहीं लगता। जीबी में आपने देख लिया, कश्मीर में देख लिया, मरियम नवाज साहबा ने बड़े बड़े जलसे किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीबी में बहुत बड़े जलसे किए, लेकिन सीटें जो है वो चंदे की मिली थी जाके। लेकिन जो अभी आपने अंसारुल इस्लाम का रेफरेंस दिया, क्विकली मैं जरा उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। अंसारुल इस्लाम के बंदों को कल जो पकड़ा गया, या तो उन्हें पकड़ना गलत था या छोड़ना गलत था। अगर कानून तोड़ा है, आपने पकड़ा तो फिर छोड़ा क्यों है? FIR आपने जो है ना वो बंदे छोड़ दिया, आज अपने सारे के सारे एक थ्रेट आई वहां से क्या मुल्क बंद कर देंगे, आपने बंदे छोड़ दिए, इसका मतलब है कोई गलत था ही नहीं, पकड़ना गलत था उनका। ऐसा नहीं होता। देखिए अंदर उनका जो कसूर ये था कि उन्होंने तलाशी कोई नहीं दी थी बगैर चेकिंग के, क्योंकि ये डंडा बरदार फोर्स है। अब डंडा बरदार फोर्स अगर बंदूक पे लेके चली जाए तो इसका कोई नहीं है। तो वहां पे जो MNAs रह रहे थे खासतौर पे फैमिलीज वाले, उन्होंने एतराज किया कि इस तरह के लोग अंदर आ गए, उनको हम छोड़ा क्यों है? गलत था फिर छोड़ा क्यों? उसकी वजह बताता हूं। जमीयत उल इस्लाम के फिर कुछ लोग हैं वो अंदर एंटर हुए, उन्होंने इस चीज की गारंटी दी कि इनके पास कोई असला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अंदर एंटर होने पे आप उनको बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सजा ये नहीं हो सकती कि आप उसको फिर आगे वो ताहयात को नाहल तो नहीं करार दिया जा सकता। सो उसका कॉन्सेप्ट था कि लोगों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए और वो गवर्नमेंट ने किया। लेकिन उसके रिस्पॉन्स पे जो फजल रहमान साहब ने किया कि जी पूरे शहर बंद कर दें, यकीन करें 5 से ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं निकले। लेकिन आपको वो बंदे छोड़ने पड़े अगर उन्होंने गलत किया था। बहरहाल मैं दोबारा इस पे आता हूं, आपको कमेंट लूंगा मैं। औरंगाबाद साहब इस पे मजीद आपका कमेंट लेंगे। जनाब कामिल अली आगा साहब, ये जो इस वक्त खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है लोअर दीर में, आपने भी गुफ्तगू उनकी सुनी होगी। एक तो वो नाम जो है अपोजिशन के रहनुमाओं के बड़े गुस्से में आके बिगाड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन आज जो उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुमला कहा है, वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ होती है और इंसान को अच्छे के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने कैसे रीड किया सारे मामले को? वो किसे मैसेज देना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि सियासत को सियासत समझ के करना चाहिए और ज़ाहिर है कि सियासत के अंदर हर किसी की अपने ओहदे के लिहाज से एक ज़िम्मेदारी होती है और उसके ऊपर पाबंदियाँ भी होती हैं कुछ, और कुछ कोड होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और कोई इखलाकियात भी होती है। और मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है उसका स्टेटस का तकाजा नहीं है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करे और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ का नाम लेके एक सियासी जलसे के अंदर, सियासी तकरीर के अंदर इस किस्म की गुफ्तगू, ज़ाहिर है जो भी मुलाकात हुई होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हुई होगी और ऑफिशियल मीटिंग की कोई बात इस तरीके से जलसे के अंदर करना नाम लेके और उसके बाद फिर वो गैर जानबदारी जिस सीक्वेंस में चल रही है आजकल, उस सीक्वेंस में मैं समझता हूँ कि वो भी काबिल मजम्मत है। ये मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
और प्राइम मिनिस्टर आपको लग रहा है कि ये जो न्यूट्रलिटी वाला बयान था ये आर्मी चीफ से या फौज से मुतालिक था, उनका इशारा फौज से मुतालिक था, उनका न्यूट्रल वाले जुमले पे? अगर उन्होंने उस सीक्वेंस में किया है जो सीक्वेंस चल रहा है तो ये काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। अच्छा, दूसरा ये जो आपको क्या लग क्या रहा है, आपकी अपनी रीडिंग क्या है कि खान साहब क्यों ये कर रहे हैं सारा कुछ? ये जो वो कह रहे हैं, आज उन्होंने नाम ले लिया पब्लिकली आर्मी चीफ का जाके जलसे के अंदर, वो फ्यूचर के लिए शायद कोई इशारा देना चाह रहे हैं कि अगर निकाला तो फिर मैं और भी बड़ी बातें खोलूंगा बाहर आके? ये तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी बतौर सियासी कारकुन क्या हो सकता है। और मैं समझता हूं कि इसमें उनकी इसमें मैं पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं समझता हूं इसके अंदर उनकी बड़ाई कोई नहीं हुई। मेरे ख्याल में उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर हुई है जो उनको मेरे ख्याल में इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान दे सकती है। आज के इस जलसे से आपने कहा उन्हें नुकसान दे सकती है, आज के जलसे में जो खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके बाद काफली का कोई माइंड चेंज हुआ है, कुछ बदला है कोई माइंड? चूंकि पहले आपकी सोच उससे पहले कुछ और थी, इस तकरीर ने कोई आपकी सोच पे फर्क डाला है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए? लेकिन देखें, इन रवैयों के ख़िलाफ़ हम पिछले 3.5 साल से इनके साथ तनबीही अंदाज के अंदर इनको कहते रहे हैं कि एक तो आप मसाइल की तरफ आएँ, आम आदमी के मसाइल की तरफ आएँ। आम आदमी को इतने गुनागूं मसाइल जो है वो लाहक हैं, अगर हमारी हुकूमत उनको डिलीवर नहीं करेगी तो अल्टीमेटली नुकसान हुकूमत का, पीटीआई का भी होगा और उसके साथ उनके अलाइज का भी होगा। ये हर लम्हे हम बाआवाज़ बुलंद कहते रहे हैं और आज भी हम इस मौके के ऊपर भी यही कहेंगे कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, इन चीज़ों का तो हुकूमत को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ आम आदमी की नज़र में भी इन चीज़ों की वक़्त जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो अपने तौर पे असेस कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। ये इसका नुकसान ही होता है हमेशा। और ज़ाहिर है जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा होता है उसका जहन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए और उसकी तवज्जो हर वक्त एक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आम आदमी के मसाइल की तरफ होनी चाहिए, ना कि इस किस्म की गुफ्तगू की तरफ और मसाइल को बढ़ाने की तरफ। ठीक है, कमर ज़मान कायरा साहब, आपकी क्या राय है? आपने कैसे रीड किया आज प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को? उन्होंने जो आज तकरीर की आपने सुनी होगी, बतौर सियासी वर्कर आपको क्या लग रहा है कि खान साहब कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं फ्यूचर से मुतल्लिक कि अगर निकाला गया तो फिर हालात बड़े ख़राब होंगे और फिर वो सबके नाम लेंगे चौक चौराहे पे खड़े होके, या कुछ और आपकी राय? देखिए, अब नहीं रह गई। अगर कोई ऐसी मैसेजिंग उन्होंने की है तो ये पता नहीं क्या कहूँ इसको। अगर ऐसी मैसेजिंग है तो फिर उनकी बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन पहले जरा गौर कीजिए आज की स्पीच में। वैसे तो आजकल वो गालियां तो दे ही रहे हैं, वो घबराए हुए तो हैं ही। ये क्रिकेट में ना अक्सर होता है, जो फास्ट बॉलर होता है ना, जब उसकी पिटाई हो रही होती है ना, उसको समझ नहीं आ रही होती बाल फेंकता किधर है, जाता किधर है, और उसको कभी चौका पड़ता है कभी छक्का पड़ता है, वो घबरा जाता है। अब उससे बाल तो सही नहीं हो रहा होता, वो ये करता है कि मैं बैट्समैन को गुस्से में लेके आऊं, उसको कभी गाली देगा, उसको गुस्से से देखेगा, कभी उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास करेगा ताकि वो गुस्से में गलत चार्ट खेले। खान साहब शायद यही काम कर करके क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन सियासत ऐसा नहीं होता। गुजारिश ये है कि आज उन्होंने जो बड़ी बातें कही वो क्या है, जो बाकी अपने पिछले तो एक तरफ रखी है। उन्होंने एक तो कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। इन पूरे तनाजुर में हम इदारों की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सियासी जमातें तो न्यूट्रल नहीं होती ना, वो तो अपने अपने हक में होती है। या हम मीडिया को न्यूट्रल कहते हैं कि मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आप भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपकी अपनी भी एक ओपिनियन होती है। आईनी इदारा नहीं है, हम पाकिस्तान के आईनी इदारों को ये पाबंद करते हैं कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें पाकिस्तान की फौज है, जिसमें हमारा अम्बड्समैन का ऑफिस है। इस तरह के चंद ऑफिस हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि वो सबके लिए अदालतें हैं, वो एक जैसे होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। अब इस सारे अमल में जो इस वक्त सीन चल रहा है पाकिस्तान में, जिस बैकग्राउंड में वजीर आजम साहब तकरीर फरमा रहे हैं, इसमें किस इदारे को कह रहे हैं कि हमें होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है किस इदारे की बात कर रहे हैं? दर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने चंद चीजें रखने लगा हूं।
पार्लियामेंट के अंदर केस मौजूद है, हमने अपना मोशन दायर किया, इलेक्शन हो जाएगा, पार्टीदार है सब लोग, हम किसी कारण इलेक्शन कमीशन का इस इलेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है, शायद उनको तो कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के माजी के तनाजुर में हमारी एजेंसी स्कोर, हमारे इदारों में से एस्टेब्लिशमेंट को ही कहा जाता था ना कि वो न्यूट्रल होने चाहिए, और उन्होंने कहा भी, बारहा कहा, कल भी उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हमें इसमें ना घसीटा जाए, और अगर किसी के खिलाफ का पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो दे। सो आगे आप खुद समझिए कि वो किसको कह रहे हो सकते हैं। अब जरा बात हो ही रही है, मैं जरा बयान भी सुना देता हूँ, जरा डीजी ISPR का अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान भी सुना देता हूँ, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, जरा वो बयान भी सुन लें ताकि चीजें जरा क्लियर होती जाए साथ साथ, जरा सुन लें जी। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं, वही हमारे सब के लिए अच्छा है। वैसे ये मीडिया के एनालिसिस वगैरह में तो हम बात रोज़ाना करते हैं कि अब तक इस सारे सिनेरियो में हमें फ़ौज न्यूट्रल नज़र आ रही है। पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से तो कहा गया कि हम सियासत में हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, न्यूट्रलिटी का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया। बहरहाल जो मीडिया में ओवरऑल हम एक बात रोज़ाना करते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल है जी, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल जी। एक और बैकग्राउंड ये है कि उसी तकरीर में वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम बिगाड़ के ना लें, बिल्कुल, और फिर बिगाड़ के नाम लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको, जो मैं समझ सकता हूं, मुझे डिटेल का तो नहीं पता कि क्या बात हुई, लेकिन जो मुझे समझ आ सकती है वो ये है कि खान साहब जब अदम एतमाद की तहरीक है, वो गालियां दे रहे हैं, वो मुखालिफिन को बुरा भला कह रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और हमें अंदाजा था कि वो इदारों के पीछे भी आएंगे। और उन्होंने अगर उनको कहा, उसके नतीजे में क्या हुआ है, उन्होंने जो गाली गलौज किया है बिल्कुल मैंने कहा ठंडे मिजाज के लोग भी, उनको भी गुस्सा आ गया है। और हमारे लिए एक और मसला भी है, पीपल्स पार्टी के लीडर को जब कहा गया है कि मेरी बंदूक का रुख इस तरफ है और मेरे निशाने पे ये है, हमारे लिए ये एक सीरियस थ्रेट है। इसी तरह की एक थ्रेट जनरल मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो शहीद को दी थी और वो अमल हो गया था। तो वो तो सियासी इस्तारा था गालिबन, जो सियासी इस्तारा था गालिबन। खान साहब ने कहा कि तुम मेरे निशाने पर हो, इस तरह की बात अक्सर होती है। अब इसको सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि ये जबान दुरुस्त नहीं, अपोजिशन कह रही है जबान दुरुस्त नहीं, मुल्क के लोग कह रहे हैं जबान दुरुस्त नहीं, अब आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अपनी जबान दुरुस्त करें, इससे माहौल तल्ख हो रहा है, चीजें खराब हो जाएंगी। इस बात को जलसे में खड़े होके वजीर आजम, शायद कोई और बातें भी हुई हो, वजीर आजम साहब ने उसको खड़े होके ये कह दिया कि जी न्यूट्रल कोई नहीं होता। कल तो कहते थे कि जी मैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया, मेरा क्रेडिट है, मैं क्रिकेट में मैंने न्यूट्रल अंपायर इंट्रोड्यूस किए थे और कहते थे इदारे न्यूट्रल है। आज क्या हो गया? तो ओन भाई ठीक, जरा ओन बात साहब से जान लेते हैं जरा क्विकली कि ओन भाई बता दें वो किसके बारे में हाथ सब चाह रहे हैं। ठीक, कारी साहब आपकी आवाज जरा कट रही है। ओनबाज साहब, खान साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि किसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जरा बता तो दें, जरा किसकी बात कर रहे हैं खान साहब? आपके दोनों सवालों का जब फिर दे देता हूं। न्यूट्रलिटी की जब वो बात कर रहे थे, बेसिकली इट वाज अ मैसेज पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए भी था कि आपको चूज करना है कि इस वक्त कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, अगर उन्होंने यूरोपियन यूनियन का लेटर का हवाला दिया, अवाम तो न्यूट्रल नहीं होते ना सर, या अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, या अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, या वो नून लीग के साथ है, अवाम तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकती सर। ये क्या महज इत्तेफाक है? कल DGISPR का बयान आता है, आज खान साहब जो है वो इस तरह की बात कर देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मौका दें। आपने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक पूरी 45 मिनट की स्पीच में से 12वें मिनट के पैरे को और 27वें मिनट के पैरे को इकट्ठा मिला दिया है। आई थिंक दिस इज बिट अनफेयर। वो कहना चाह रहे थे कि मैं अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता हूं, मैंने यूरोपियन यूनियन को बावर कराया कि तुमने इंडिया को खत नहीं लिखा और हमें रशिया के ऊपर तुमने तंबीह करने की कोशिश की, तो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस मेरे खिलाफ अदम एतमाद में आए और उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद वो फोर्सेस लेके आ रही हैं कि मेरे पे करप्शन का एक धीले का इल्जाम नहीं है, ना मेरी काबीना पे है, और जो मेरे खिलाफ इल्जाम लेके आ रहे हैं वो करप्शन से आलूदा हुआ पड़े हैं। तो ये न्यूट्रलिटी आप लोगों को खत्म
खत्म करके सोचना चाहिए कि कौन पाकिस्तान के साथ है। हैविंग सेड दैट, मैं बार एक को क्लियर कर दूं, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जबान फजल रहमान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबर भाई जरा एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दीजिए, इसमें मौलाना से ये पूछा गया कि हजूर ये जो पहले नंबर मिनिस्ट्री आई है मुराद सईद साहब की, इसके बारे में आप क्या पॉइंट है? तो मुस्कुराहट दे के जो उन्होंने अल्फाज बयान किए थे, समर साहब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। अगर एक बारेज शख्स सफेद दाढ़ी वाला इस तरह की गुफ्तगू करे तो शायद ये अल्फाज गलत उसके लिए है, गलत किया मौलाना साहब ने, गलत किया। चले बुरा है, मैं भी उससे बुरा कहता हूं, आप भी बुरा कह रहे हैं, तो फिर खान साहब ने जो किया उसे भी बुरा कहें, फिर हिम्मत करें। वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर है, वज़ारत उज़्मा के मनसब पर है सर, वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठे हैं। माजरत के साथ सबर भाई, माजरत के साथ मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूं किसी भी किस्म का, बुरा किस्म का, उसके जवाब में आप रिस्पॉन्ड करें। हकीकत यह है कि जो मैंने इल्जाम लगाया है वो आपकी जाती शख्सियत पे है। गाली बहुत छोटी चीज है। जिस किस्म का माइंडसेट जो किसी प्राइम मिनिस्टर पे कह रहे हैं वो बात करने की है। आपके अल्लाह ने नूर दिया, आप आलम दीन अपने आप। आपका पॉइंट आ गया ओन भाई, आपका पॉइंट आ गया कि पहले मौलाना साहब ने शुरुआत की, खान साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, बहरहाल ठीक किया, गलत किया। इस पर हम मजीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। काफ लीग से भी पूछेंगे कि उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या देख रहे हैं, अदम एतमाद को कामयाब होता देख रहे हैं, नाकाम होता देख रहे हैं। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज मुस्लिम लीग काफ के डेलीगेशन के पास गया, आज हुकूमती वज़रा का एक डेलीगेशन, और जाके ये पैगाम कन्वे किया कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाएगा। जब पूछा गया कब, तो ये कहा गया कि अदम एतमाद के बाद। इस पर काफ लीग जो है उसने बड़ा वाज़े अब ये फैसला किया हुआ है कि अगले 48 घंटे तक शायद वो अपना हतमी फैसला कर लें कि किस तरफ जाना है। कामर अली आगा साहब, ये क्या मामला है? आज वज़रा आपके पास आए थे, पैगाम लेकर उस्मान बुज़दार साहब से मुतल्लिक़ आए थे कि उन्हें हटा रहे हैं, अदम एतमाद के बाद हटाएंगे, तो या ये फैसला आपको कबूल नहीं है क्या? देखिए, इस किस्म की को 50 से ज़्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं और कभी 2-3 वज़रा आते हैं, कभी एक वज़ीर आता है, कभी 2 वज़ीर आते हैं। वो अपनी अपनी बात करके चले जाते हैं। कुछ संजीदा गुफ्तगू होगी तो उसके ऊपर गौर किया जाएगा। गैर संजीदा गुफ्तगू के ऊपर क्या गौर करना है और वक़्त ज़ाया करना, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम अपने मुआदे के मुताबिक आपके साथ खड़े हैं। आप अपने घर को संभालें, अपने घर को संभालें। जब आपकी अपनी पार्टी तितर बितर हो रही हो और शरादा उसका बिखरा हो तो हमारे से क्या आप उम्मीद करेंगे? हम फिर अपना फैसला खुद करेंगे। ज़ाहिर है हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। हमने देखें इनके साथ जो मुआदा किया हुआ है वो इनके मैंडेट के ऊपर किया हुआ है, और मैंडेट इनका ये है कि ये अपना जो इनकी तादाद है और अपनी गिनती है उसको पूरा रखें। ये इनका मैंडेट है। जब इनकी अपनी गिनती पूरी नहीं होगी और एक एक सूबे में 3-3 धड़े बने होंगे और 3-3 ग्रुप जो हैं अलग-अलग, लेकिन आपको यकीन है आगा साहब कि ये बंदे टूट जाएंगे, ये अपोजिशन के साथ चले जाएंगे? तो हमारे देखें, हम तो चाहते हैं कि इनके बंदे ना टूटें। हम बार बार इनको ये कहते हैं कि अपने घर का फिक्र करें, हमारी तरफ आप फिक्र ना करें। हम तो आपके साथ बुरे से बुरे हालात में भी खड़े रहे हैं और आपको एक मर्तबा भी आपका जो है वो गोडा नहीं लगने दिया। तो हमारा फिक्र क्यों करते हैं? अपने बंदों का फिक्र करें। हाँ, अगर आपके बंदे आपके साथ ना रहे तो हमें तो कोई फैसला करना पड़ेगा ना। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हमें अपना सर्वाइवल खुद बनाना है। नहीं, ये जो वो बुज़दार साहब से मुतल्लिक़ के फैसला सुना रहे हैं कि अदम एतमाद के बाद हटा देंगे, आपको यकीन नहीं है कि हटाएंगे उसके बाद? देखें, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। ये तो एक गैर संजीदा रवैया है और ये मैंने आपको कहा कि ये पिछले 2-2.5 माह से ये जारी है। और वैसे भी पहले भी 3.5 साल भी इनका गैर संजीदा रवैया ही था, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। हम इनको कहते रहे कि आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दो, महंगाई का खात्मा करो, बेरोजगारी का खात्मा करो, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करो, करप्शन का खात्मा करो। करप्शन बढ़ती चली जा रही है, करप्शन का रेट बढ़ता चला जा रहा है।
ये सारी बातें वो है जो लाइव मीडिया के अंदर मैं करता रहा हूं, मेरी पार्टी करती रही है। ठीक है, तो ठीक है। हम तो चाहते हैं कि आज भी ये अपने घर को सीधा कर लें, उसके बाद हमारे पास आए। ठीक है, चलें। अब चूंकि नाज़रीन दोनों तरफ से हम दो मुतज़ाद दावे देख रहे हैं, हमें बच्चों की तरह खिलाने की कोशिश ना करें, हमें बच्चों की तरह खिलाने की कोशिश ना करें। हम बच्चे नहीं हैं, हम मैच्योर्ड लीडरशिप वाले लोग हैं, हमारी संजीदा लीडरशिप है, जीरक सियासतदान है हमारे। ठीक है, ठीक है। इसमें मैं मजीद आपकी तरफ आऊँगा। आगा साहब, कायरा साहब, इस वक्त आप दो मुख्तलिफ इस वक्त पोजीशन से, हुकूमत कह रही है कि अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होने वाली है। खान साहब ने आज भी कहा मैं एक बॉल से 3-3 विकेटें गिराऊंगा। जरा वो दावा भी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं इस पर आपकी राय भी लूंगा। जरा सुनाएंगी खान साहब को, वो कह रहे हैं कि एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा मैं। 3 स्टूजेस हैं ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज, शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। एक दिन पहले अदम-ए-एतमाद से ये सारी कौम देखेगी। डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा, इस्लामाबाद में मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। अच्छा नाज़रीन, अब जो हम अपोजिशन की तरफ से दावे सुन रहे हैं वो भी बड़ा क्लियर है कि अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होने वाली है, खान साहब की छुट्टी होने वाली। दो मुतज़ाद दावे हैं, तो जो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जान लेते हैं कि वो नंबर क्या देख रहे हैं, मुतवक्का नंबर क्या होगा जो वोट अपोजिशन लेगी। 172 का फिगर दरकार है, लेकिन उससे ऊपर ये दावा हो रहा है कि उससे ज़्यादा वोट लेंगे। तो कायरा साहब, क्या कैलकुलेशन है अब तक की रफली के मिनिमम नंबर आप कहाँ तक ले जाएंगे 172 से ऊपर? आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देने से पहले छोटी छोटी 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो भी बात हो रही थी न्यूट्रल की, और कहा गया कि अवाम को मुखातिब किया गया है। अवाम कभी न्यूट्रल नहीं हुआ करते, अवाम पार्टीजन होते हैं, अपनी अपनी जमातों के साथ वाबस्ता होते हैं, और उनकी बड़ी क्लियर डिवाइड होती है। यही डेमोक्रेसी है। ये वन पार्टी रूल नहीं है कि सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे और कोई जमात नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, इदारों से और इदारों के सरबराहान से जो आईनी जिम्मेदारी वाले इदारे होते हैं उनसे तवक्को होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो न्यूट्रल होंगे। सो अगर न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करके किसी को मुखातब किया गया है तो सिर्फ उन इदारों को, उनके सरबराहान को किया गया है। और तीसरा कि जो शख्स, हैरानगी की बात है, बार बार इनको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप वायलेशन कर रहे हैं। आपने केपी में वायलेशन पहले की है, पहले फेज में, अभी आपको दीद में उन्होंने मना किया, आपने वायलेशन। आज भी तलबी का नोटिस आ गया है 14 मार्च को कि खुद हाजिर हो, या आपने कौंसिल कर दिया। रवैया देखिए ना कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चढ़ दौड़े हैं, उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। अदलिया के ऊपर आप हमला करने को तैयार हैं। कौन सा इदारा छोड़ रहे हैं? पार्लियामान के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। अब यही नहीं बात कि हुकूमत के दावे तो जी, अगर उन दावों में जान हो तो फिर गौर करें कि वजीर आजम को ये कहने की कोई जरूरत है, मुखालफों को गालियां देने की कोई जरूरत है? ये घबराया हुआ एक शख्स जो है उसको अपने आप को पोर्ट करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात यह है कि ये खुद हारी हुई इसकी अलामत है, लेकिन आखिरी गुजारिश है कि आज की तकरीर में उन्होंने कहा कि आज से एक दिन पहले वो इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर लेके आएंगे। अगर वो इसके जरिए पार्लियामान को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं तो सारा मुल्क सुने, वजीर आजम के इस रवैये को देखे, इसको गौर करे, और ये याद रखे वजीर आजम साहब, अपोजिशन घर नहीं बैठेगी। अगर आपने इस तरह के तसादुम की कैफियत पैदा करने की कोशिश, जलसा गालिबन आप नहीं कर रहे इस्लामाबाद में, कोई अपोजिशन ने भी आज प्लान किया, डिसाइड किया, जो मीटिंग हुई है जरदारी साहब की, शहबाज साहब की और मौलाना साहब की, बिलाल साहब उस मुलाकात में मौजूद है कि हम भी जलसा करेंगे इस्लामाबाद में, एक रोज पहले पावर शो करेंगे। देखिए, अगर ऐसा साहब तो खुद कर रहे हैं ना कोशिश, तो ये तसादुम की तरफ तो खुद जा रहे हैं। हम तो तसादम की तरफ नहीं जाना चाहते। मिनिमम नंबर, और शायद इनको मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इनको यही बात आर्मी चीफ हो जो इनको बड़ी बुरी गुजरी हुई है, जब भी उनका नाम लेके उन्होंने बातें की है। और अब गुजारिश है कि ये नंबर इंशाल्लाह ताला 180 से ऊपर जाएगा, इससे कम नहीं। 180 से ऊपर जाएगा। ओनबाज साहब क्या नंबर देख रहे हैं? मुझे मुख्तलिफ ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो ओनबाज साहब से जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। जो हाँ, वो आज भी मुझे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मिले, वो कहते हैं खान साहब आज भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े खुश थे, आज कोई उन्हें फिक्र नहीं अदम एतमाद की। तो फिर वो नंबर क्या देख रहे हैं? PTI के कुछ लोग कह रहे हैं कि 150
152-153 पे जाएगा। अपोजिशन का नंबर अदम एतमाद में 172 चाहिए। ओनबाज साहब क्या देख रहे हैं? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। क्रिकेट की ज़ुबान में अगर बात की जाए, चूँकि खान साहब को क्रिकेट बड़ी पसंद है, अभी कायर साहब ने भी क्रिकेट की ज़ुबान में ही बात की, तो हम ओनबाज साहब का जवाब भी क्रिकेट की ज़ुबान में ही जानना चाहेंगे। ओनबाज साहब, 172 दरकार है अपोजिशन को, 172 रन करने हैं, यानी 172 बंदे पूरे करने हैं अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर को शिकस्त देने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ जाएगा स्कोर अपोजिशन का? कायर साहब तो कह रहे हैं 180 प्लस जाएगा। मैं गर्ज करूं, कारा साहब कहेंगे 180 जाएगा, मैं कहूंगा हमारे 179 है, पूरे नहीं होंगे। इस बात से बाहर चलते हैं। आप थोड़ा रवैयों की तरफ देख लीजिए कि कल जब रात को फजल रहमान साहब से पूछा गया, आपने जियो का शायद प्रोग्राम देखा होगा कि आपके नंबर पूरे हैं, तो दूसरे सवाल पे वो इतना तिलमिलाहट का शिकार हो गए कि उन्होंने प्रोग्राम बंद करके वहीं से चले गए। इतना गुस्से में आए कि आप कौन होते पूछने वाले, नंबर होंगे या नहीं होंगे। आपको समझ में याद होगा जब छांगा मांगा की सियासत हुआ करती थी, तो एमएनएस को उठा के नून लीग वाले वहां पे छांगा मांगा ले गए। तो जो एमएनएस वॉशरूम जाके थे, कमर जमान कारा साहब को तो अच्छी तरह याद होगा कि जो नून लीग के एमएनएस वॉशरूम जाते तो एक पुलिस वाला साथ जाता था कि कहीं ये किसी को फोन मिला के अपने आप को बेच ना दे। मौलाना साहब ने आज थोड़ा सा इशारा दिया भी है, वो कह रहे हैं कि एहतमाल है कि शायद ये नाकाम हो जाए। वो एक और बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर सड़कों पे होगी, फिर सड़कों पे लड़ाई होगी, गली मोहल्लों में लड़ाई होगी। जरा वो बयान भी क्विकली सुन लें, फिर मैं उस पर आपका जवाब ले लेता हूँ। जरा सुन लें जी। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निज़ाम न लपेट दिया जाए, कहीं फला ना हो जाए, कहीं फला ना हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ख़ज़ां जाए, बहार आए ना आए। वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि बाहर आए ना, खज़ां के लिए हम इस खज़ां को भेजना है। वो बाहर से मुराद सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम जाता है भरे जाए। समर भाई, मैं बात मुकम्मल अगर करूं तो फिर मौलाना के फरमुदात कायदे आज़म की तरफ भी आ जाऊंगा। तो वो अगर उस वक्त जब छांगा बांगा में कोई वॉशरूम जाता था तो पुलिस वाला साथ जाता था कि ये एमएनए कहीं अपने आप को बेच न दे, फोन पे बात ना कर रहे। कल रात को पार्लियामेंट लॉजेस में जब अंसारुल इस्लाम सो कॉल्ड जो इनकी फोर्स है जमीयत उलमा इस्लाम की, जब उसके वो पूरे दस्ते तंदोदोस्त दस्ते पहुंचे तो वो अपने ही एमएनएस की हिफाजत के लिए आए थे कि इनके अपने एमएनए कहीं बिक ना जाए, जो कि हमारा वतीरा नहीं है। लेकिन क्योंकि इनका माइंडसेट वही छांगा मांगा से ट्रेवल करके आ रहा है, तो जो अपोजिशन के जमातें अपने एमएनएस को बचाने के लिए इतनी फिक्रमंद है और 172 नंबर पूरा करने में अपने बंदे बचा रहे हो, वो अपने नंबर कहां से हमारे बंदे पूरे कर सकते हैं? ये छोड़ दीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आपको शायद वो याद हो, समझ बात मुकम्मल करने ने 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा था कि शायद हमारी ये कामयाब नाकाम हो जाए। आज फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि शायद नाकाम हो जाए। जब सारी ऑपोजिशन की जमातें कह रही है शायद नाकाम, तो मेरे और आपके और कायरा साहब के कहने से कोई फर्क नहीं। आपका जवाब आ गया सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया, आप कॉन्फिडेंट है कि नाकाम ही होगी। कामर लियाका साहब, आपकी क्या राय है? आप कैसे देख रहे हैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर? आपको क्या होता नजर आ रहा है? अदम एतमाद कामयाब होती नजर आ रही है या नाकाम होती नजर आ रही है? मैं समझता हूं कि अदम एतमाद नाकाम हो सकती है अगर पीटीआई अपने जो मेंबरान हैं, अपने वोटर्स हैं, उनको संभाल लें, यकजान कर लें और असम्बली में बेशक ना लेके आएँ, लेकिन जो भी स्ट्रेटजी इनकी हो, ये अपने नंबर्स को पूरा रखें। अगर ये अपने नंबर्स को पूरे रखेंगे तो ना हमारी तरफ से इनको कोई खतरा है ना और कोई खतरा है। ये इनके अपने नंबर्स जो हैं वो इतने हैं कि अगर वो पूरे हो जाएं तो फिर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और बड़ी ही अहम खबर आपके साथ डिस्कस करनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। 9 मार्च को भारत की जानिब से एक मिसाइल फायर किया गया जो कि पाकिस्तान में मियाँ चुनू के इलाके में आकर गिरा। ये बड़ा ही एक भयानक एक वाक़या था जिस पे DGISPR ने कल जब एक्सपोज किया भारत को कि ये भारत की तरफ से ये मिसाइल फायर किया गया था, दागा गया था, जो कि मियाँ चुनू में गिरा। कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आबादी पर नहीं गिरा।
लेकिन आज भारत की जानिब से इस पर एतराफ़ किया गया है कि गलती से हमसे ये मिसाइल फायर हो गया था। तो ये भारत क्या इसके बाद एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर पावर के लाने के लायक है कि वो कुछ भी कर दे गलती से उसे दुनिया मान लेगी? ये कोई बंदूक का ट्रिगर था जो गलती से दब गया, ये एक मिसाइल था जो कि एक दुश्मन मुल्क की जानिब से दूसरे दुश्मन मुल्क के ऊपर फायर किया गया है। दुनिया को, वेस्ट को, पूरी दुनिया को बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले को देखना होगा कि भारत क्या कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बड़ी शक के निगाह से देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि ये साजिश थी, कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ये मिसाइल मारा गया है पाकिस्तान की जानिब। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज कह भी दिया कि लगता है भारत को एक और चाय की प्याली की तलब हो रही है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। बहरहाल दुनिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए संजीदगी के साथ जो भारत इस वक्त कर रहा है। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।